हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक। इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है बच्चों कि रेशे क्या होते हैं। क्या आपने कभी कपड़े को बड़े ध्यान से देखा है? बच्चों, कपड़ा किससे बना होता है? अभी आपने जो अपने कपड़े पहन रखे हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि कपड़े बने होते हैं धागे से। किससे? धागे से। तो हमने क्या सीखा कि कपड़ा बना होता है धागों से। आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस कपड़े में से बहुत सारे धागे निकले हुए हैं। जितने भी कपड़े हैं बेटा, वो सभी धागों से बने हैं। और धागा किससे बना होता है बच्चों? धागा बना होता है रेशों से। किससे? रेशों से। आप इस चित्र में देखेंगे, ये जो धागा है इसके छोटे छोटे रेशे निकले हुए हैं। तो अब आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि रेशे होते क्या हैं और वो दिखते कैसे हैं। बेटा, रेशे दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। कुछ रेशे होते हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं, पादपों से मिलते हैं। यहाँ पे देखो, हमने डिनोट कर रखा है पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे। ये कौन कौन से रेशे हैं? जिसे बेटा आपने 6th क्लास में पढ़ा था, कॉटन के बारे में, कपास के बारे में। कपास कहाँ से मिलती है? हमें पौधों से मिलती है। और कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि ऊन। ऊन हमें कहाँ से मिलती है? भेड़, बकरी, ऊंट। तो बेटा, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं? जांतव रेशे। अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि जांतव रेशे क्या होते हैं और उदाहरण दीजिए, तो आपको लिखना है वह रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम जांतव रेशे कहते हैं। उदाहरण है ऊन और रेशम। इस चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 1 में, इस वीडियो में हम ऊन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम रेशम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जानतव रेशे, ऊन और रेशम। अब हम जानते हैं ऊन के बारे में। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है। किससे मिलती है बेटा हमें ऊन? भेड़ से, बकरी से, याक से, और भी बहुत सारे अन्य जंतु हैं जैसे कि कैमल। कैमल मतलब ऊंट। ठीक है। अब बात करते हैं कृतित ऊन की। कृतित ऊन क्या होता है? जंतुओं की त्वचा के निकट पाए जाने वाले मुलायम बाल। बच्चों, जितने भी जंतु हैं उनके शरीर पर दो तरह के बाल होते हैं। मतलब कि उनके शरीर पर दो तरह के रेशे हैं। एक तो होता है बेटा दाढ़ी के रूखे बाल। वो बाल इतने रूखे होते हैं कि हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं कपड़े बनाने के लिए। और दूसरे होते हैं त्वचा के निकट पाए जाने वाले मुलायम बाल। ये बाल इतने मुलायम होते हैं कि इनका उपयोग हम कपड़े बनाने के लिए करते हैं। और इन्हीं बालों को, इन्हीं रेशों को हम बोलते हैं कृतित ऊन। जंतुओं की त्वचा के निकट पाए जाने वाले मुलायम बाल जो ऊन बनाएंगे उसको हम बोलते हैं कृतित ऊन। अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। बेटा, पहला उदाहरण है ऊंट। ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर के बालों का उपयोग हम ऊन बनाने के लिए करते हैं। ये है बेटा याक। क्या है? याक। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में बहुत ज्यादा चलती है। मतलब याक कहाँ ज्यादा पाया जाता है बेटा? पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि तिब्बत और लद्दाख। वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो याक के जो बाल हैं उसकी ऊन कहाँ ज्यादा चलती है? तिब्बत और लद्दाख में। तीसरा है बेटा भेड़। आपको बाजार में भेड़ की जो ऊन है उससे बने हुए कपड़े बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और ये है बकरी। बच्चों, जो कश्मीरी बकरी होती है उसकी त्वचा के निकट बहुत ही मुलायम बाल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फर। क्या कहते हैं? फर। इनसे बहुत ही सुंदर और बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं। इन शॉलों को हम कहते हैं पश्मीना शॉल। आपने ये नाम सुना होगा। पश्मीना की शॉल बहुत महंगी होती है और बहुत ही मुलायम और गर्म भी होती हैं। और ये किससे बनती हैं? कश्मीर में पाई जाने वाली बकरी से।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, रेशों से ऊन तक। बेटा जो रेशे हैं उससे अब हम ऊन कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आएंगे तो हम एक एक करके हर स्टेप को समझते हैं। तो बेटा पहला चरण है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। आप यहाँ चित्र भी देख सकते हैं। तो इस चरण में हम क्या करेंगे बेटा, मान लो हमारे पास एक भेड़ है, उस भेड़ की त्वचा पर जो पतली सी परत है बालों की उसको हम उतार लेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊन की कटाई। तो सबसे पहला चरण होगा ऊन की कटाई। और ये ऊन की कटाई कैसे की जाती है, जैसे बेटा एक नाई बाल काटने के लिए एक औजार का इस्तेमाल करता है, उसी औजार का इस्तेमाल करके हम लोग भेड़ के बालों को काट लेते हैं। इस दौरान बेटा भेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे हम लोग नाई के पास बाल कटाने जाते हैं, इसी तरह भेड़ के भी बाल काटे जाते हैं। दूसरी बात, भेड़ के बालों को गर्मी में काटा जाता है। कब काटते हैं बेटा, गर्मी में। ऐसा क्यों बेटा, जो भेड़ के शरीर पे इतने सारे बाल हैं वो इसलिए हैं ताकि उन्हें ठंड से बचाए रखा जाए। अगर भेड़ के शरीर पर बाल नहीं होंगे तो वो ठंड से मर सकते हैं। तो जो बाल हैं वो एक तरह से भेड़ के या जितने भी जंतु हैं उनके शरीर की रक्षा करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं कि उन्हें ठंड ना लगे, वो उन्हें गर्मी देते हैं। ठीक है, इसीलिए भेड़ों के बाल या जितने भी जंतु हैं उनके बाल कब काटे जाते हैं, गर्मी में, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और ग्रत निकल जाए। इस प्रक्रम को अभिमार्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिमार्जन। बेटा इसमें हम क्या करेंगे, जो बाल हमने भेड़ के काटे हैं उनको अच्छे से धोएंगे। यहाँ देख सकते हैं एक टंकी में डालकर उन्हें अच्छे से धोया जा रहा है। क्यों धोएंगे, ताकि उनके अंदर की चिकनाई, धूल, जितना भी कूड़ा है उसके अंदर वो निकल जाए। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अभिमार्जन। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि अभिमार्जन क्या होता है तो आपको लिखना है, अभिमार्जन में भेड़ के जो बाल हैं उनको टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है ताकि उनकी चिकनाई निकल जाए। बेटा आजकल ये प्रक्रिया मशीनों में होती है। किसके द्वारा की जाती है, मशीनों के द्वारा। आप ये सेकंड चित्र में देख सकते हैं। थर्ड स्टेप क्या है अब बेटा, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। क्या करेंगे, छटाई। अभी हमने क्या किया था, पहले स्टेप में भेड़ के बालों को काटा था, उसके बाद हमने उन्हें धोया था, साफ किया था। अब हम उनकी छटाई करेंगे। रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। मतलब अब बालों को धोने के बाद जो अलग अलग टेक्सचर के बाल होंगे, जो अलग अलग प्रकार के बाल होंगे, उन्हें छाट कर अलग अलग रख दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, इस चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है, जो बार कहलाते हैं। इसके बाद रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। बेटा अब जो रेशे हैं उनमें जो छोटे छोटे कोमल रेशे होंगे उसको हम अलग कर देंगे। जो वो कोमल कोमल छोटे रेशे हैं, फूले हुए रेशे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, बार। क्या बोलेंगे, बार। तो हमने बार को अलग कर लिया अपने बाकी रेशों से, और जो रेशे हमारे पास बच गए हम उनको फिर से अच्छे से धोएंगे और सुखाएंगे। अगला चरण आता है बेटा, रंगाई। रेशों को विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। क्या करेंगे अब हम, जो रेशे हमें मिले हैं उनको हम अलग अलग रंगों से रंग देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा जो भेड़ और बकरी के बाल हैं वो काले, भूरे या फिर सफ़ेद ही रंग के होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा आप जो स्वेटर पहनते हैं वो लाल भी होते हैं, पीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। वो कैसे हुए,
क्योंकि हमने उनके भूरे-भूरे सफ़ेद जो बाल थे उनको रंग दिया। तो बालों को रंगना कहलाता है बेटा 5वां चरण। क्या है ये? 5वां चरण। अब बात करते हैं हम अपने आखिरी चरण की। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उन्हें धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर जर्सी की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अंतिम चरण में हम क्या करेंगे? जो हमने रेशों को रंग दिया है उनको हम सुलझाएंगे, सीधा करेंगे और उसको हम लपेट कर एक धागा बना देंगे। अब उस धागे का उपयोग हम अपनी ऊन से स्वेटर या फिर कोई भी वस्त्र बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटा। सबसे पहला चरण होता है ऊन की कटाई। इसमें हम क्या करते हैं? भेड़ के बालों को काटते हैं, उसके बालों को उतारते हैं। दूसरा चरण था बेटा अभिमार्जन, जिसमें हम क्या करेंगे? जो कटे हुए बाल हैं उनको अच्छे से धोएंगे, साफ करेंगे ताकि उनकी गंदगी निकल जाए। तीसरा चरण था छटाई, जिसमें हम रेशों को छांटकर अलग करते हैं। चौथे चरण में बच्चों बालों को सुखाया जाता है और जो कोमल, छोटे या फूले हुए रेशे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बर। उन्हें अलग कर दिया जाता है। 5वें चरण में हम उन्हें रंग करते हैं। क्या होता है? रंगाई। रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई करना। और जो छठा चरण होता है उसे हम कहते हैं रीलिंग, जिसमें रेशों को धागों में परिवर्तन किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।